हेलो एंड नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप लोग के बीच उपस्थित हो गया हूँ बिहार दरोगा प्रीलिम्स स्पेशल के एक नए सेट को लेकर के, सेट संख्या 7 को लेकर के। और इसके पहले हम लोगों ने 6 सेट को हल कर लिया है। यह सेट एजीटेरियो का है और हम सभी जानते हैं कि बिहार दरोगा के प्रीलिम्स परीक्षा 100 प्रश्नों की होती है, 200 मार्क्स होता है उसमें, और समय इसके लिए निर्धारित है 2 घंटे का है। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार पुनः आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी मित्र चैनल पर नए हैं कृपया करके वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और अपना कमेंट्स करना ना भूलें। तो आगे बढ़ते हैं मित्र और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का हमारा पहला प्रश्न है, कौन सा राज्य अपने राज्य में एटेलिन जल विद्युत परियोजना को स्थापित करने का प्रस्ताव पारित किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश राज्य ने अपने जल विद्युत परियोजना को स्थापित करने का प्रस्ताव पारित किया है, जिसका नाम है एटेलिन जल विद्युत परियोजना। और ये देबांग नदी पे बन रहा है। देबांग नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है, इसको भी हम लोग याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और दूसरा प्रश्न है हमारा कि भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह को किस देश ने तेजस नामक सफ़ेद घोड़ा को उपहार में दिया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मंगोलिया। मंगोलिया के राजकीय यात्रा पर कुछ दिनों पहले रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह थे। और यहाँ यह भी याद रखने वाला है कि भारत के किसी भी रक्षा मंत्री का ये फर्स्ट विजिट है मंगोलिया के लिए, और मंगोलिया के राष्ट्रपति ने उन्हें तेजस नामक घोड़े को उपहार में दिया है। आगे बढ़ते मित्र और तीसरा हमारा प्रश्न सर्कल नाम की सुविधा देने वाला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। तो सर्कल नाम का सुविधा देने वाला जो प्लेटफॉर्म है वो ट्विटर है। ट्विटर ने पिछले दिनों यह घोषणा किया कि ट्विटर सर्कल नाम की एक ऐसा सुविधा दे रहा है, जो कि यह सुविधा होगा कि कोई भी अगर आप ट्वीट करते हैं तो उसमें यह सुविधा होगी कि आपके ट्वीट को कौन देखे कौन नहीं देखे, मतलब कि यह आपके हाथ में होगी। और इस तरह की सुविधा देने वाला पहला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर है। तो आगे बढ़ते हैं मित्र और देखते हैं चौथा प्रश्न क्या है। इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी EBG जारी करने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा है? तो भारत का पहला बैंक जो है वो निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक HDFC है। HDFC ने इस तरह की गारंटी देने के लिए शुरुआत की है और भारत का पहला बैंक बन गया है। पांचवें प्रश्न की तरफ चलते हैं। पांचवा प्रश्न हमारा है कि हाल के दिनों में चर्चा में आ रहा मून लाइटिंग शब्द का संबंध किस क्षेत्र से है? मून लाइटिंग, तो मून लाइटिंग शब्द का संबंध जो है वो रोजगार क्षेत्र से है। एक्चुअली मून लाइटिंग शब्द को कहा गया है कि एक साथ 2 जगह या 2 क्षेत्रों में काम करने की जो सुविधा है या जो एक सिस्टम बना है उसी को मून लाइटिंग कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं और छठवें प्रश्न की तरफ चलते हैं। छठा प्रश्न हमारा है कि एक्सरसाइज जो काकुडू 2022 का आयोजन किन 2 देशों के मध्य आयोजित किया गया? काकुडू, तो काकुडू जो एक नौसेना अभ्यास है, हम लोग याद रखेंगे, और यह नौसेना अभ्यास भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ है। नौसेना अभ्यास, इसे भी हम लोग याद रखेंगे, नेवी एक्सरसाइज है, इसे याद रखेंगे, और यह भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ है। सातवें प्रश्न की तरफ चलते हैं। सातवां प्रश्न हमारा है, भारत की पहली नाइट स्काई सेंचुरी कहाँ स्थापित की जा रही है? तो भारत की पहली नाइट स्काई सेंचुरी जो है वो लद्दाख में स्थापित की जा रही है। लद्दाख के में टूरिज़्म को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यहाँ पे एक अलग तरह की
सेंचुरी, जिसे हम लोग कह रहे हैं नाइट स्काई सेंचुरी कहा गया है, स्थापित किया जा रहा है। और यहाँ एक लद्दाख से संबंधित एक और चीज़ को हम लोग याद रखेंगे, यहाँ के उपराज्यपाल अभी बी.डी. मिश्रा को बनाया गया है, बी.डी. मिश्रा को, तो इसे भी हम लोग याद रखेंगे, बी.डी. मिश्रा, याद रहेगा मित्र। आगे बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की तरफ। 8वां प्रश्न हमारा है कि लोक पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित रामचंद्र मांझी का हाल ही में निधन हुआ है, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो यह लोक नर्तक थे और एक बिहार में एक बहुत ही प्रचलित लोक नृत्य है जिसको लौंडा लोक नृत्य कहते हैं, और इनका संबंध बिहार के सारण जिले से रहा है। ये कुतुबपुर दियारा, जो कि सारण के बहुत ही जो प्रसिद्ध लोक नर्तक थे भिखारी ठाकुर, उनके साथी रहे हैं, उनके साथ इन्होंने काम किया है। और पिछले दिनों इन्हें केंद्र सरकार के द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यह लौंडा नृत्य पुरुष की एक विधा है जो कि पुरुष महिला बन करके महिला वाली भाव भंगिमा के साथ कई सारे जो सामाजिक चीज़ों हैं उसको दर्शाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं मित्र और देखते हैं 9वां प्रश्न क्या है। हाल ही में अर्जुन पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर का निधन हो गया, उनका नाम क्या है? तो अर्जुन पुरस्कार जीतने वाले पहले जो भारत के क्रिकेटर हैं थे जिनका निधन हो गया है, तो उनका नाम है सलीम दुर्रानी। अब 10वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 10वां प्रश्न हमारा है यहाँ 10वां प्रश्न है कि विश्व चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला पहलवान कौन बनी है? पहली बार मतलब कि 2 विश्व चैंपियन जीतने वाली महिला पहलवान जो है वो विंसेंट फोगाट है, इसे याद रखेंगे हम लोग। हाल के दिनों में चर्चा में रहा लेवर कप का संबंध किस खेल से है? तो लेवर कप का जो संबंध है वो टेनिस से है, याद रखेंगे। G20 12वां प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाँ, G22 की अध्यक्षता किस देश ने की है? ये है हमारा 12वां प्रश्न। G20 2022 की अध्यक्षता किस देश ने की है? तो इसकी अध्यक्षता की है इंडोनेशिया ने। और इस वर्ष G23 का आयोजन की जिम्मेवारी भारत को है और भारत में अभी इसका मुख्य आयोजन सितंबर में होना है। 10 सितंबर को दिल्ली के प्रगति मैदान में G20 सम्मेलन होगा जिसकी अध्यक्षता भारत कर रहा है इस वर्ष के लिए। आगे बढ़ते हैं और वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 के अनुसार सबसे प्रदूषित कौन सा देश है? तो सबसे प्रदूषित जो देश है वो है बांग्लादेश है, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 के अनुसार। आगे बढ़ते हैं मित्र। बजट 23-24 के अनुसार भारत में भारत श्री की स्थापना की घोषणा की गई है। बजट में भारत श्री की स्थापना की घोषणा की गई है, इसका संबंध किस चीज़ से है? तो भारत श्री की जो संबंध है प्राचीन शिलालेखों का डिजिटलाइजेशन से है, प्राचीन शिलालेखों के। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 15वां प्रश्न क्या है। 15वां प्रश्न है कि बजट 2022-23 में किए गए घोषणा के अनुसार भारत 2030 तक कितना गीगावाट सौर ऊर्जा का लक्ष्य प्राप्त करेगा? तो एक लक्ष्य रखा गया है कि 280 गीगावाट को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। कब तक? 2030 तक। ठीक है मित्र, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कर्नाटक सरकार ने किस तिथि को प्रेरणा दिवस के रूप में मनाने की
घोषणा की है या मनाने की। तो प्रेरणा दिवस जो है वो मनाने की घोषणा की है, वो है हमारा 17 मार्च को। 17 मार्च को क्या है, क्यों मनाने की घोषणा की गई? तो 17 मार्च को कन्नड़ फिल्मों के जो बहुत बड़े अभिनेता थे जिनका नाम था राजकुमार, उनका राजकुमार का जन्मदिन है। तो उनके सम्मान में, उनका जन्मदिन 17 मार्च को होता है, तो उनके सम्मान में कर्नाटक सरकार ने प्रेरणा दिवस मनाने की घोषणा की है। आगे बढ़ते हैं 17वें प्रश्न की तरफ। भारत वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में अभी वनावरण कितना है, कितने क्षेत्रों में वन आच्छादित है? तो 21.71% भारत के क्षेत्रों में वनावरण है, मतलब कि वन से ढका हुआ है। 18वां प्रश्न, 18वें प्रश्न में है कि 2022 में कितने समुद्री तट में ब्लू फ्लैग लिस्ट में शामिल किया गया है? ब्लू फ्लैग लिस्ट में शामिल किया गया है कितने समुद्री तट को? तो 2 समुद्री तटों को शामिल किया गया है। भारत के 2022 के समुद्री तट को ब्लू फ्लैग लिस्ट में शामिल किया गया है, और अभी तक कुल जो तटों की संख्या है वो 12 हो गई है। मतलब इसको मिलाकर के इसके पहले 10 था, और अभी जो इस साल में 2022 में मिलाया गया 2 को, तो 2 और पहले से 10 था, तो 2 और 10। अभी अगर वर्तमान में पूछा जाए कितने समुद्री तट ब्लू फ्लैग लिस्ट है, तो कहेंगे 12, और 2022 में कितना शामिल किया गया? तो 2। आगे बढ़ते हैं मित्रों 19वें प्रश्न की तरफ। और 19वां प्रश्न हमारा है कि जैव विविधता के संरक्षण के संबंधित समझौता भारत और किन देश के मध्य हुआ? जैव विविधता के संरक्षण के संबंध में भारत और किसके मध्य अभी समझौता हुआ है? तो भारत और नेपाल के मध्य हुआ है, इसको हम लोग याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, भारत के नए की तरफ चलते हैं। 20वां प्रश्न है भारत के नए महालेखा नियंत्रक किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा भारती दास को अभी महालेखा नियंत्रक नियुक्त किया गया है। 21वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। मुलायम सिंह यादव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो देखा जाए प्रश्न क्या क्या लिया हुआ है। वे 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, सही है। वे देश के 1 बार रक्षा मंत्री भी बने, ये भी सही है। वे 8 बार विधायक बने, ये भी सही है। इनका जन्म गोरखपुर में हुआ है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में, ये गलत है। गोरखपुर में इनका जन्म नहीं हुआ है, ये गलत है। इनका जन्म सैफई जो कि इटावा डिस्ट्रिक्ट में हुआ है। तो इसका कौन सा कथन गलत है? तो डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश किन्हें नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा के विनोद चंद्रन। आगे बढ़ते हैं। मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया, तो अजीत आज़ाद को इसके लिए सम्मानित किया गया था। आगे बढ़ते हैं मित्र 24वें प्रश्न की तरफ। 95वां ऑस्कर पुरस्कार के तहत सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता? 95वां अभी समाप्त हुआ है ये समारोह, तो ब्रेंडन फ्रेजर को यह पुरस्कार मिला हुआ है। आगे बढ़ते हैं 25वें प्रश्न की तरफ। साहित्य के क्षेत्र में किसे नोबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो नोबेल पुरस्कार मिला है इस साल एनी एनॉर्कस को। आगे बढ़ते हैं। पैडा पद्धति क्या है? 26वां प्रश्न है। पैडा पद्धति जंगल काटकर सूखने के लिए छोड़ना, ये इसी को कहा जाता है पैडा पद्धति। महादेव पहाड़ी किसका भाग है? तो महादेव पहाड़ी भाग है सतपुरा के जंगलों का। 28वां प्रश्न।
दक्कन का पठार किस काल में निर्मित हुआ था? 28वां प्रश्न हमारा, दक्कन का जो पठार है वो क्रीटेरिसिस काल में निर्मित हुआ है। 29वां प्रश्न, बिहार के कितने जिलों से होकर गंगा नदी प्रवाहित होती है? तो बिहार के कितने जिलों से होकर होती है, ये तो कई बार बीपीएससी में भी प्रश्न आया हुआ है, और ये बीपीएससी तथा सीडीपीओ में भी ये प्रश्न पूछा जा चुका है। ये आया हुआ है कि बिहार में कितने जिले से होकर गंगा नदी प्रवाहित होती है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, 12 जिलों से होकर के प्रवाहित होती है। 30वां प्रश्न, भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की संख्या कितनी है? तो भारत में जो एग्रो इकोलॉजिकल जोन है इसकी संख्या 21 है। इसको हम लोग याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, और हाँ, 31वां प्रश्न, प्रादेशिक विभाजन के दृष्टिकोण से नेपाल हिमालय की कुल लंबाई है, हिमालय की कुल लंबाई है प्रादेशिक विभाजन के बाद, मतलब कि कुल कितने क्षेत्र में बटा हुआ है हिमालय, नेपाल के जो विस्तार हुआ है उसका। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 800 किलोमीटर। पंजाब जो हिमालय है, पंजाब में जो हिमालय का भाग है वो 560 किलोमीटर का है। इसी तरह कुमायूं रेंज जो है वो 320 किलोमीटर का है, और असम रेंज जो है वो 720 किलोमीटर का है। और नेपाल में अगर इस दृष्टिकोण से देखा जाए नेपाल हिमालय, तो 800 किलोमीटर का है। इसे हम लोग याद रखेंगे। 32वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी झील राजस्थान में नहीं है? तो 32वां जो प्रश्न है वो मानस झील जो है वो राजस्थान में नहीं है। मानस झील कहाँ है? अगर ये हो जाएगा आ गया तो मानस झील जम्मू कश्मीर में है, J&K में है। इसको हम लोग याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, 33वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन किस वर्ष में किया गया है? तो किस वर्ष में किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1983 में राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन किया गया है। आगे बढ़ते हैं, 34वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु के आरोही क्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में कौन सा विकल्प सही है? तो सबसे पहला जो है वो क्या है? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो ये सबसे सही क्रम यही है। सबसे पहले ब्रह्मचर्य, उसके बाद गृहस्थ आश्रम, उसके बाद वानप्रस्थ आश्रम और अंत में संन्यास आश्रम। 35वें प्रश्न की तरफ चलते हैं, और 35वां प्रश्न हमारा है, गुप्त वंश के किस शासक को लिच्छवी दौहित्र कहते हैं? तो जो समुद्रगुप्त थे, याद रखेंगे, समुद्रगुप्त को लिच्छवी दौहित्र कहते हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको हम लोग याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, और 36वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। महाबलीपुरम के सप्त पैगोडा किसके द्वारा संरक्षित कला के साक्षी है? महाबलीपुरम का संबंध जो है वो पल्लवों से है। तो हम लोग याद रखेंगे कि महाबलीपुरम के जो सप्त पैगोडा है उसका संबंध पल्लव से है, और उनके द्वारा ही इस कला को संरक्षित किया गया है। 37वां प्रश्न, दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? तो नासिरुद्दीन का प्रधानमंत्री था, फिर बाद में वो खुद शासक बना। आगे बढ़ते हैं 38वें प्रश्न की तरफ। 38 प्रश्न में हम लोग देखते हैं,
निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित सही सुमेलित है? शेख निजामुद्दीन औलिया चिश्ती संप्रदाय। दूसरा है बहाउद्दीन जकारिया सुहरावर्दी संप्रदाय। मियाँ मीर कादरी सिलसिला। अहमद सरहिंदी नक्शबंदी संप्रदाय। तो ये बिल्कुल सही सुमेलित है, 1 2 3 4 में ही होगा। शेख निजामुद्दीन औलिया जो है वो चिश्ती संप्रदाय के ही थे, और जकरिया वो सुहरावर्दी संप्रदाय, मियाँ मीर कादरी सिलसिला और अहमद सरहिंदी नक्शबंदी संप्रदाय। तो ये बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं 39वें प्रश्न की तरफ। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनाया? तो हुमायूं का मकबरा बनाया था हाजी बेगम ने। आगे बढ़ते हैं 24वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक फतेहपुर सिकरी में स्थित नहीं है? तो फतेहपुर सिकरी में इसमें से मोती मस्जिद नहीं है, बाकी तीनों है। पंचमहल है, सलीम चिश्ती का मकबरा भी है और मरियम पैलेस भी है। सिर्फ मोती मस्जिद नहीं है। मोती मस्जिद कहाँ है? दिल्ली और आगरा के किले में स्थित है। इसे हम लोग याद रखेंगे। मोती मस्जिद दिल्ली और आगरा के किले में स्थित है। 41वां प्रश्न है कि गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना कब की गई थी? किस वर्ष में मतलब की गई थी? तो 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह के द्वारा की गई थी। तो अब बढ़ते हैं 42वें प्रश्न की तरफ। 42वां प्रश्न है मोहम्मद नादिर शाह के आक्रमण के समय भारत का शासक कौन सा था? तो नादिर शाह के आक्रमण के समय भारत का शासक कौन था? तो मोहम्मद शाह था। नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण कब किया था? 1739 ईस्वी में हम लोग इसे याद रखेंगे। ये दिल्ली में काफ़ी लूट मार मचाया था, और उस समय जो मुग़ल शासक थे उनका नाम था मोहम्मद शाह। आगे बढ़ते हैं और 43वें प्रश्न की तरफ देखते हैं। बुनियादी शिक्षा का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया? बुनियादी शिक्षा, तो बुनियादी शिक्षा से संबंध महात्मा गांधी क्या है, उन्होंने सबसे पहले यह विचार प्रस्तुत किया था। 44वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्न ब्रिटिश व्यक्तियों में से किसने स्वीकार किया कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था? तब अधिकांश जो ब्रिटिश शासक थे वो 1857 की जो क्रांति है या विद्रोह है उसे राष्ट्रीय विद्रोह नहीं माना है। सिर्फ डिज़रायली ने इस तरह को माना है कि यह एक राष्ट्रीय विद्रोह भी था। इसके संबंध में भारतीय और पश्चिमी इतिहासकार क्या मानते हैं 1857 के विद्रोह को, एक वीडियो मेरा है, इसके पहले चाहें तो उसको आप लोग देख सकते हैं और उससे इस संबंध में काफ़ी आपको फ़ायदा होगा। आगे बढ़ते हैं 45वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 45वां प्रश्न है हमारा, कौन से गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया? तो द्वितीय जो गोलमेज सम्मेलन था उसमें महात्मा गांधी ने भाग लिया था। आगे बढ़ते हैं। संविधान बनाते समय निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया था? समाजवादी शब्द नहीं शामिल किया गया, इसे बाद में शामिल किया गया। आगे बढ़ते हैं 47वें, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों में की सूची से किसके शासन के द्वारा हटाया गया? 47वां में उस समय शासक कौन थे? मोरारजी देसाई थे। पहले वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1951 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति के पास आपात अधिकार है। तो भारत के राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार के आपात अधिकार है। आगे बढ़ते हैं 50वें प्रश्न, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? तो ब्रिटिश संविधान से यह संसदीय प्रणाली ली गई है। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित कौन करता है? तो धन विधेयक के रूप में किसी भी लोकसभा के द्वारा किया जाता है, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। कोई भी विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं है, इसके अधिकार करने का है लोकसभा
अध्यक्ष को। आगे बढ़ते हैं 52वें प्रश्न की तरफ से कुछ चलते हैं। भारत के संविधान में कौन सी अनुसूची राज्यसभा के सीटों के बंटवारे का निर्धारण करती है? तो अनुसूची 4 अनुसूची, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के लिए कहाँ पर वकालत करने की मनाही है? तो किसी भी भारत के किसी भी न्यायालय में, उच्चतम न्यायालय के जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश है उन्हें किसी भी न्यायाधीश में वकालत करने की मनाही है। अनुच्छेद 124(7) के अनुसार लोग उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी न्यायालय के समक्ष प्रैक्टिस नहीं करेगा। मतलब कि भारत के किसी भी न्यायालय में, तो अर्थात इसका उत्तर हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न, 54वां प्रश्न। तो 54वां प्रश्न देखा जाए क्या है। हाँ, निम्नलिखित में से किस समिति की रिपोर्ट में लोकपाल और लोकायुक्त संस्थाओं के स्थापना की सिफारिश की गई है? तो प्रथम प्रशासनिक जो सुधार आयोग समिति था उसके द्वारा इसे किया गया था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है? तो अनुच्छेद 167। आगे बढ़ते हैं। मोहिनीअट्टम नृत्य का विकास निम्नलिखित में से मूलतः किस राज्य में हुआ? मोहिनीअट्टम, तो मोहिनीअट्टम कहाँ का है? केरल का है। पोत निर्माण यार्ड, मझगांव डकयार्ड शिपयार्ड कहाँ पे स्थित है? तो महाराष्ट्र में है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी और अनुसंधान कहाँ पे स्थित है? अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? 58 का उत्तर हो जाएगा मैसूर। केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन कब किया गया था? तो 59वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1953। आगे बढ़ते हैं। 60वें प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश के संसद का नाम राष्ट्रीय पंचायत है? तो 60 में नेपाल के संसद का नाम राष्ट्रीय पंचायत है। आगे बढ़ते हैं। कार्टेजिना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो कार्टेजिना प्रोटोकॉल का संबंध जैव सुरक्षा के समझौते से है। गैस जो धान के क्षेत्र में उत्सर्जित होती है तथा भूमि के तापमान में वृद्धि करती है, उसे क्या कहा जाता है? मीथेन गैस कहा जाता है। उसे क्या कहेंगे? मीथेन, CH4 हाइड्रोकार्बन है एक। 63वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। जलवायु परिवर्तन का कारण है। जलवायु परिवर्तन के क्या कारण है? ग्रीन हाउस गैस, ओजोन परत में क्षरण, प्रदूषण, ये सभी कारण है, अर्थात इसका उत्तर हो जाएगा डी। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है? 65वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए, मतलब कि गुजरात। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 66वां प्रश्न क्या है। 66वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 66वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राशि का कोई मात्रक नहीं है? तो घनत्व, बल, संवेग तीनों का मात्रक है। आपेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता है। 67वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मामले में कोई कार्य नहीं होता है? राधा एक पुल पर तैर रही है, एक इंजन ट्रेन को खींच रहा है, एक पवन चक्की द्वारा कुएं से पानी निकाला जा रहा है, एक गड्ढा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है। तो एक गड्ढा अपने पीठ पर वजन लेकर के चल रहा है या कोई कार्य नहीं कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। 68 प्रश्न, किसी संकुचित स्प्रिंग में सामान्य लंबाई के स्प्रिंग से अधिक ऊर्जा होती है क्योंकि इस स्प्रिंग संकुचित होने के कारण इसमें निम्न प्रकार की ऊर्जा निहित होती है। स्थितिज ऊर्जा उसमें निहित होती है। निम्नलिखित में से किस समीकरण द्वारा संवेग की गणना की जाती है? तो संवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुना वेग होता है। तो द्रव्यमान गुना वेग मतलब 2 बी हो जाएगा। 70, जब किसी पानी से भरे हुए एक बीकर में एक कॉर्क और कील को रखा जाता है तो कॉर्क तैरता है जबकि कील डूब जाती है, इसका
कारण क्या है? इसका कारण है कि लोहे की कील का जो घनत्व होता है वो पानी के घनत्व से अधिक होता है, इसलिए उसमें डूब जाती है। इसका उत्तर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग इसमें से कौन सा नहीं है? तो अल्ट्रासाउंड जो है ये विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। 72वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ध्वनि का वेग होता है सर्दियों की तुलना में गर्मियों में कम, सर्दियों गर्मियों में एक समान, मौसम पर निर्भर नहीं करता है। तो 72वें प्रश्न में क्या हो जाएगा? सर्दियों की तुलना में गर्मियों में अधिक होता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अधिक सर्दियों की तुलना में गर्मियों में अधिक होता है, सॉरी उसका ये होता है, कम नहीं होगा, अधिक हो जाएगा। गर्मी और सर्दी में अंतर क्या है कि गर्मी में जो अंतराणविक दूरी होती है वो अधिक दूरी हो जाता है और सर्दियों में संकुचन की अवस्था से कम हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, 73वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। जब प्रकाश एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो इसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो गति क्या प्रभाव पड़ेगा? गति बढ़ जाता है, अर्थात ये हो जाएगा। 74वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित किसी यौगिक की सबसे छोटी संभव इकाई को क्या कहा जाता है? किसी भी यौगिक सबसे संभव इकाई जो है उसको क्या कहेंगे? अणु कहेंगे। 75वें प्रश्न की तरफ चलते हैं और 75वां प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु जो कि तरल अवस्था में मौजूद है? तो इसमें से कौन सा अधातु जो है जो कि तरल अवस्था में मौजूद रहता है सामान्य ताप पर? तो वो है बोरान। आगे बढ़ते हैं और 76वां प्रश्न, समान रासायनिक गुण वाले दो तत्वों के लिए निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही है? तो 76वां प्रश्न है, तत्वों के संयोजी जो इलेक्ट्रॉन है की संख्या क्या होगी? समान होती है। अगर समान रासायनिक गुण की हम लोग बात करेंगे तब। परमाणु हथियार के उपयोग में लाने जाने वाले सामान्य समस्थानिक हैं, समस्थानिक कौन से हैं जो कि परमाणु बमों में उसका इस्तेमाल किया जाता है? तो यूरेनियम और प्लूटोनियम, इन्हीं के समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। 78 प्रश्न, परमाणु की ऑक्सीकरण स्थिति क्या प्रदर्शित करती है? तो यौगिक का जो वास्तविक आवेश है मतलब कि C, इसे वह प्रदर्शित करती है। आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 18 में मूल तत्वों अपनी बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होने वालों को छोड़कर अन्य सभी को क्या कहा जाता है? तो वो अन्य सभी जो भी होता है इसमें, इसको निष्क्रिय गैस, इनर्ट गैसेस कहा जाता है। 80वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस हैलोजन का कथनांक उच्चतम होता है? तो इस सब जितना है ये सब हैलोजन श्रेणी का है, आयोडीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, क्लोरीन। तो इसमें से जो सबसे ज़्यादा उच्च कथनांक वाला होगा वो होगा आयोडीन। हीरा के कार्बन परमाणु के बाहरी कोश में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 21वें में हीरा के, तो यहाँ 0 होता है, इसे याद रखेंगे हम लोग। 82वां प्रश्न है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में अयस्कों को गर्म करने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो भंजन कहा जाता है इसे, गर्म करने की क्रिया को। अच्छा, टॉक्सिकोलॉजी निम्नलिखित में से किसका अध्ययन होता है? तो टॉक्सिक का मतलब ही होता है जहर, टॉक्सिक का मतलब जहर होता है, तो इसका मतलब इस अध्ययन को किसका अध्ययन किया जाएगा? जहर या विष का अध्ययन किया जाएगा। 84वां प्रश्न हमारा है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग निम्नलिखित में से कौन सा है? तो त्वचा है। सबसे बड़ा अंग अगर देखा जाए तो सबसे त्वचा ही है, क्योंकि शरीर के सबसे निचले हिस्से से लेकर के मतलब पूरा शरीर ढका हुआ है त्वचा से।
निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक जड़ों से खाद्य पदार्थों का परिसरण करता है? तो जाइलम जड़ से लेकर के खाद्य पदार्थ को शरीर पेड़ के सारे हिस्सों तक पहुंचाता है। 85वां प्रश्न हो गया। अब 86वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समरूप अंग है? समरूप अंग मतलब कि जिसका रूप समान हो। तो 86वां प्रश्न है लॉबस्टर की पूंछ और व्हेल का फाल, ये दोनों जो है वो समरूप अंग है। 87वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जीव मुकुलन द्वारा प्रजनन नहीं करता है? तो एनालिडा जो है वो मुकुलन के द्वारा प्रजनन नहीं करता, इसे हम लोग याद रखेंगे। छोटी आंत की आंतरिक सतह पर हजारों अंगुलीनुमा आकृतियाँ निकली हुई होती है, उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें रसांकुर कहा जाता है। इसी के द्वारा छोटी आंत में जो पाचन के बाद जो भी पोषक जो पदार्थ उसमें से निकलता है उसके द्वारा वो चूस लिया जाता है। बाकी जो हिस्सा होता है उसे बड़ी आंत में भेज दिया जाता है और वो उत्सर्जन के द्वारा बाहर निकल जाता है। 89वां प्रश्न, मस्तिष्क का वह कौन सा हिस्सा सांस लेने की क्रिया को नियंत्रित करता है? तो मेडुला जो होता है, मेडुला के द्वारा जो मस्तिष्क के हिस्सा होता है उसके सांस लेने की जो प्रक्रिया है उसको वो नियंत्रित करता है। आगे बढ़ते हैं मित्र और देखते हैं 90वां प्रश्न क्या है मेरा। गर्भाशय किसके माध्यम से योनि में खुलता है? तो गर्भाशन ग्रीवा जो होता है इसके माध्यम से वो योनि में खुलता है। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा थैलोफ्राइटा के अंतर्गत नहीं है? तो थैलोफ्राइटा के अंतर्गत नहीं है, तो फ्यूरेनिया जो है वो थैलाफाइटा के अंतर्गत नहीं है इसमें से। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रक प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? यहाँ देख लीजिए कि आता और नहीं, इसमें थोड़ा सा देख लेना चाहिए कि यहाँ कह रहा है कि नहीं आता है। तो विनिर्माण क्षेत्र जो है यह प्राथमिक क्षेत्र में नहीं आएगा। ये तो कृषि प्राथमिक क्षेत्र है, वानिकी प्राथमिक क्षेत्र है, उत्खनन और उत्सर्जन भी प्राथमिक क्षेत्र का है, विनिर्माण प्राथमिक क्षेत्र में नहीं आएगा। 93 प्रश्न, निम्नलिखित पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित में से किस मॉडल पर आधारित थी? पहली पंचवर्षीय योजना, इसको हम लोग याद रखेंगे। पहली पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। 94वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत कब की गई थी? तो मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत दिसंबर 2014 में इसकी शुरुआत की गई थी। मूल्यवर्धित कर वैट सबसे पहले किस राज्य में लागू किया गया था? तो वैट लागू करने वाला सबसे पहला जो राज्य है वो है हरियाणा। हरियाणा में सबसे पहले से लागू किया गया था। तो इस प्रकार 95 प्रश्नों को हमने हल किया। आगे के जो 5 प्रश्न है वो गणित से संबंधित है। तो इसके पहले सारे वीडियो में मैंने यही बताया है कि सारे सेट को हल करने के बाद हम लोग जब 10वें सेट हल कर लेंगे उसके बाद सारे सेट का जो गणित का प्रश्न है उन सारे प्रश्नों को एक साथ समाहित करते हुए एक अलग सेट बना करके उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो देखिए और दूसरों को भी देखने के लिए प्रेरित करें और इसका भरपूर लाभ उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद मित्र, थैंक यू।